नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग उपसय संयोजी यौगिक के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये हमारा लास्ट चैप मतलब टॉपिक है ये वाला। तो हम लोग बीबीटी के बारे में पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में, और कुछ एग्जाम्पल्स हमने कर भी लिए थे। तो एक एग्जाम्पल्स बीबीटी का बचा हुआ था, और इसके बाद हम पढ़ेंगे सीएफटी के बारे में। सीएफटी यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में। तो आइए जल्दी से हम इसका एग्जाम्पल्स कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, ये आपका एग्जाम्पल है। अब ये एग्जाम्पल का नाम लिखा हुआ है, तो जो एग्जाम्पल्स हमने कराए हैं तो आप उन एग्जाम्पल्स के नाम लिखने का भी प्रयास करें, ठीक है ना। और ये नाम यहाँ पर तो वैसे बता दिया गया है कि ये आपका नाम है, किस तरीके से आएगा तो आपको पीछे सारे रूल बता चुके हैं। ये क्या है, लिगेंड लिखा है, लेकिन लिगेंड की संख्या 6 है तो हेक्सा, और लिगेंड है फ्लोरो। इसके बाद लिखा है कोबाल्टेट, क्योंकि ऋणात्मक संकर है तो क्या लिखेंगे हम, कोबाल्टेट। इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो 3 आ जाएगी। आयन लगाया इस वजह से क्योंकि प्लस या माइनस जब चार्ज लगा होता है तो आयन हम लगा देते हैं। इसके बाद कोबाल्ट का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका ये होता है 3d7 क्योंकि परमाणु क्रमांक 27 होता है इसका। इस संकुल की ऑक्सीकरण संख्या 3 है, इसकी समन्वय संख्या 6 है। तो ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल सकते हो इसकी, और समन्वय संख्या तो आप देख के बता सकते हो। तो कोबाल्ट परमाणु का आध अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखेंगे 3d 4s 4p 5d भी हमने यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। तो ये 3d7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ तक है। इसके बाद देखो 5d हमने क्यों लिया है, यहाँ पर देखेंगे आप। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 इससे निकल जाएगा, 1 इससे निकल जाएगा, ठीक है। तो जब निकालेंगे तो कितना बचेगा, एक बॉक्स खाली रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ देखें, एक यहाँ पे पी में आपको 3 लाइन बना लेना है, ठीक है ना। sp3 होगा यहाँ पर। तो जब 3 निकालेंगे तो 2 तो आपके इससे निकल जाएंगे और एक ही वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ऑक्सीकरण संख्या 3 हो जाएगी, ठीक है। आपको इसको यहाँ करना ध्यान से, ठीक है। इसके बाद आप संकरण अवस्था हम कैसे निकालते हैं तो आपको बताया है संकरण कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो दोबारा से पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ एक दूसरे के पास क्यों नहीं आए तो डिब्बा खाली हो जाती। रीज़न ये है कि यहाँ पर जो लिगेंड है ये दुर्बल लिगेंड है। पीछे हमने आपको दुर्बल और प्रबल लिगेंड बताए हुए हैं। अगर प्रबल लिगेंड होता तो यहाँ पर ये पेयरिंग दोबारा हो सकती थी, लेकिन ये दुर्बल है, इस वजह से हमें डी ये वाला लेना पड़ा, ठीक है। तो अब देखो एस ले लेंगे यहाँ पर, और पी के 3 हो जाएंगे और डी के 2 डिब्बे काम में आ जाएंगे, तो संकरण हो जाएगा sp3d2, ठीक है। अब देखते हैं आगे जल्दी से। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं हम COF6 आयन का बनना। तो यहाँ पर तो ये था। इसके बाद ये जो लिगेंड आएगा वो वहाँ पर अपने अपने इलेक्ट्रॉन देंगे इस बॉक्स में, और जब इलेक्ट्रॉन दे देंगे इसके बाद क्या बन जाएगा आपका, ये बॉन्ड बना लेंगे। तो sp3d2, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ नहीं करना है आपको, ठीक है, यहाँ नहीं करेंगे इस वाले में। sp3d2 होता है, यहाँ जल्दी में हो गया वहाँ पर, ठीक है, आप नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है sp3d2 संकरण के कारण इसकी ज्यामिति अष्टफल की होती है। तो जिसमें भी या तो sp3d2 संकरण है या d2sp3 है, तो ये संकरण में अष्टफल की आकृति होती है या ज्यामिति। इसके बाद इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, देखो 1 2 3 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, होने कारण रंगीन और अनुचुंबकीय है। बाह्य कक्षक संकुल है, क्योंकि बाह्य डी भाग ले रहे तो बाह्य कक्षक संकुल है, ठीक है। अब देखते हैं हम संयोजी बंध सिद्धांत की सीमाएं। यह चुंबकीय गुणों की पर्याप्त जानकारी नहीं देता है, यानी कि ठीक है एकदम एग्जैक्ट जानकारी नहीं देता है, बस इतना बता देगा क्या है, अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, और नहीं बता सकता, ठीक है। यह संकुल युग्म के रंग की व्याख्या नहीं करता है, यानी रंग की व्याख्या नहीं करता कि रंग कैसा है, सिर्फ इतना बता देता है रंगीन है या नहीं, ठीक है, ये नहीं बताता है। अब हम देखेंगे CFT के बारे में, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और हिंदी में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है। आइए देखते हैं जल्दी से। तो देखिए इसमें लिखा है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन H बैथ एवं बान ब्लैक ने किया था, ठीक है। तो H बैथ एवं बान ब्लैक ने किया था, तो यही नाम है साइंटिस्ट के, ये ध्यान रखना है आपको। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया, H बैथ बान ब्लैक ने। प्रारंभ में इसे केवल आयनिक क्रिस्टलों पर लागू किया गया था, प्रारंभ में इसे केवल आयनिक क्रिस्टलों पर लागू किया गया था।
इसलिए इसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। मुझे ज़्यादा प्रारंभ में किस पे लागू किया गया था? आयनिक क्रिस्टलों पर। इसके बाद इसके कुछ पॉइंट है, ये संकुल दोबारा आ गया यहाँ पर। इस सिद्धांत के अनुसार संकुल आयनों में धातु आयन और लिगैंड के मध्य आयनिक बंध होता है। तो ध्यान रखना, धातु आयन और लिगैंड के मध्य जो आयनिक बंध बताता है क्रिस्टल सिद्धांत, और उपसंयोजी बंध बताता है BBT, ठीक है, सहसंयोजी बंध। और तो यहाँ पर क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत बताता है आयनिक बंध के बारे में। धातु आयन और लिगैंड के मध्य दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। तो धातु आयन और लिगैंड, यानी कि धातु आयन कौन? CMA, सेंट्रल मेटल एटम, और लिगैंड के मध्य दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। कौन कौन से बल कार्य करते हैं? एक आकर्षण बल। कहाँ कहाँ लगेगा ये? धातु आयन की नाभिक और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के मध्य, यानी कि धातु आयन का जो नाभिक होगा उसमें और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के मध्य में आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद है प्रतिकर्षण बल। धातु आयन और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, धातु आयन के नाभिक और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के मध्य तो आकर्षण बल, धातु आयन और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण। ध्यान रखना, थोड़ा सा अंतर है। यदि धातु आयन का नाभिक है तो इलेक्ट्रॉन के मध्य में, लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के मध्य में जो बल कार्य करेगा वो आकर्षण, और अगर धातु आयन है और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन है इनके मध्य में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है, ठीक है। धातु आयन और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के मध्य में, ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉन के मध्य में, दोनों के। इसके बाद धातु आयन के जो कक्षक लिगैंड के अधिक निकट होते हैं वे अधिक प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है, जिससे धातु आयन के कक्षकों की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। ये थ्योरिकल है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको इस पॉइंट को। फिलहाल आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल आपको ध्यान रखना है कौन कौन के बीच में लगता है, ठीक है। इसके बाद इस कारण धातु आयन के समरस डी कक्षकों का दो भिन्न ऊर्जा स्तरों के समूहों में विभाजन हो जाता है। इस कारण धातु आयन के समरस डी कक्षकों का दो भिन्न ऊर्जा स्तरों के समूहों में विभाजन हो जाता है। यानी कि जो डी कक्षक होते हैं 1 2 3 4 5, ये इस तरीके से 2 में और यहाँ पर 3 में विभाजित हो जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना ऐसा हमेशा नहीं है कि 2 नीचे आए या 3 ऊपर जाएं, यानी कि जो डी कक्षक है उसका संवेदन हो जाता है, डी कक्षक टूट जाते हैं 3 और 2 में। कभी कभी 2 ऊपर पहुँचेंगे 2 नीचे पहुँचेंगे, उसका रीजन अलग होते हैं, ठीक है। संवेदनता इसको बोलते हैं, यानी कि जो डी कक्षक है वो टूट जाए। इसके बाद है तो यह विभाजन लिगैंडों के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण होता है। इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के ऊपर पॉइंट आए तो आपको लिखना है कि धातु आयन के संवेदन डी कक्षकों का 2 भिन्न ऊर्जा स्तरों के समूह में विभाजन हो जाता है। यह विभाजन लिगैंडों के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण होता है। इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। दोनों समूह में विभाजित कक्षकों की ऊर्जा के अंतर को, यहाँ अंतर लिखा हुआ है, अंदर नहीं है, ऊर्जा के अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जो डी बताए थे 3 ऊपर और थे और 2 नीचे, इनके बीच की जो ऊर्जा है उसको क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। इसे डेल्टा से व्यक्त करते हैं। विभिन्न समन्वय संख्या और विभिन्न ज्यामिति के संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन भिन्न भिन्न होता है। देखो, तो ये अगर समन्वय संख्या अलग अलग है तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन और ऊर्जा अलग अलग हो जाएगी, है ना, ठीक है। ये तो समन्वय संख्या और विभिन्न ज्यामिति के संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन अलग अलग होता है, यानी कि भिन्न भिन्न होता है। तो आज हमारा ये उपसय संयोजी यौगिक जो चैप्टर था ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो ये अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसका नाम अगले लेक्चर हम लोग शुरुआत करेंगे। अगला नेक्स्ट लेसन है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये फर्स्ट के हमारा केवल यही एक चैप्टर बचा है फर्स्ट का, और इसके बाद हमारे ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके।